बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं ला एजुकेशन एकेडमी चैनल। 12 माह के कोर्स में तमाम तरह के जुडिशल इम्तहानात देने वाले स्टूडेंट्स, LLB के स्टूडेंट्स और वो वकला के जो ये चाहते हैं कि 12 माह में हर तरह का कानून उनको अज़बर याद हो जाए, तो उनको हम इस कोर्स में खुशामदीद कहते हैं। हमारे इस चैनल ला एजुकेशनल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त दस्तयाब हो सके। हमने CPC का सिलसिला शुरू किया हुआ है। आज जो हम पढ़ेंगे बड़ा कीमती चीज़ पढ़ेंगे, बड़ा अहम सवाल है। सबसे पहले तो आप हर लेक्चर में अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठें। मैं जिस तरतीब से आपको बताता चला जाऊं उस तरीके से लिखते चले जाएं, आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आप उसी तरीके से पेपरों में उसको लिखें। उसके अलावा जो मैं आपको बता रहा हूं इसके मुतालिक मैं किताब भी लिख रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह ताला, तो वो किताब भी मार्केट में इंशाअल्लाह ताला आएगी। जैसे प्रिंट होगी तो आप उस किताब के ज़रिए भी वो तमाम नुकात जो मैंने बताए होंगे वो पूरा एक तरतीब से उसमें आ जाएंगे। ये पूरे हम इंशाअल्लाह ताला कोर्स की किताब लिखेंगे, LLB के पूरे 5 साल कोर्स की लिखेंगे। उसके अलावा बाकी किताबें भी इंशाअल्लाह ताला लिखेंगे। तो आज हम जो बड़ा कीमती पढ़ रहे हैं, जो हर पेपर में पूछा जाता, वो है डिक्री, जजमेंट और ऑर्डर। कोई पेपर ऐसा नहीं होगा जिसमें ये ना पूछा जाता हो। तो आप अब क्या करें, सबसे पहले लिखें, पहले तो ये देखिए कि डिक्री कौन से सेक्शन में बयान की गई है और ऑर्डर कौन से सेक्शन में है और जजमेंट कौन से सेक्शन में है। तो डिक्री जो है ये सेक्शन 2 और सब सेक्शन 2 में है, यानी 2 में डिक्री बयान की गई, 2(9) में, 2(9) में जजमेंट बयान की गई और 2(14) में, 2(14) में ऑर्डर बयान किया गया। अब अपनी किताब पे पहले आप लिखें डिक्री। डिक्री क्या होता है? डिक्री ये होता है कि इट इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी एडजुडिकेशन which conclusively determine the right of the party with regard to all or any of the matter controversy in the suit. It may be either preliminary or final. याद रखना, जब भी आपने पेपर में, वो जुडिशरी का पेपर हो यानी कि सिविल जज का हो, मजिस्ट्रेट का हो, एडिशनल सेशन जज का हो, एनीवन कोई भी हो, जब आपको वो ये कहता है कि इस एक सेक्शन को खोल कर एलेबोरेट करें, तो उसका सब कुछ उसकी डेफिनेशन में छुपा होता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को ही उठाएंगे। तो हमने डेफिनेशन में इसके क्या देखा कि डिक्री क्या है, कि डिक्री मीन दी फॉर्मल एक्सप्रेशन। डिक्री जो है ये बाज़ाब्ता इजहार है ऑफ एडजुडिकेशन, किसी भी मुकदमे का। देखो, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल करता हूं कि जो बच्चे को समझ आने के लिए ज्यादा इजी लगे। तो यहां पे मैं एडजुडिकेशन का मतलब मुकदमा ले रहा हूं। विच सो फार एज कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट, कि कोर्ट इसको बयान करती है, कंक्लूसिवली डिटरमिन, ये मुकम्मल तौर पर बाज़ाब्ता यानी मुकम्मल तौर पर ये डिटरमिन करती है द राइट ऑफ द पार्टी, पार्टियों के राइट को, विद रिगार्ड टू ऑल, या तो मुकम्मल, और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी, या वो तमाम मामलात जो जिन पे तनाज़ा खड़ा हुआ है उनमें से या तो तमाम को ये बयान कर देगी, हकूक उसके बयान कर देगी, या कुछ बयान कर देगी। इट मे बी एदर प्रिलिमिनरी और फाइनल, ये या तो इब्तदाई होती है या ये फाइनल होती है। अब जरा गौर से समझें कि डिक्री होती क्या है। मिसाल के तौर पे ये मेरा मकान है, मैंने इस मकान को किराए पे दिया जाहिद को। जाहिद ने मेरे मकान पे कब्जा कर लिया और अपने 2 कज़न भी इसमें बिठा दिए। मैं उस पे गया, मैंने उसको कहा ये मेरा मकान खाली करें, उसने मेरा मकान खाली नहीं किया, बल्कि उल्टा मुझे ये कहा कि आपने मेरे 10 लाख देने हैं, पहले वो दो तो मैं मकान खाली करूंगा। मैं कोर्ट में गया, मैंने अपना मुकदमा दायर किया, उसने सेट ऑफ दिया। ये सेट ऑफ हम बाद में जाके देखेंगे। तो उसके तहत मुकदमा जब पूरा चलता है, उसकी सुनवाई होती है, हेयरिंग होती है,
शवाहिद इकट्ठे होते हैं, एविडेंस पेश किए जाते हैं, उन पर चीफ एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, अगर ज़रूरत पड़े तो री एग्जामिनेशन होता है। यानी तमाम मराहिल से गुजरने के बाद आखिर में जो फैसला जिसके हक में आता है उस फैसले को, उस हुक्मनामे को डिक्री कहते हैं। ये डिक्री इब्तदाई भी हो सकती है और ये डिक्री फाइनल भी हो सकती है। इब्तदाई किसको कहते हैं? मिसाल के तौर के ऊपर जो ये मेरे घर में शख्स बैठा है, अदालत ने पहला फैसला मेरे हक में ये कर दिया कि आसिफ इस मकान का मालिक है। आसिफ ने तमाम डॉक्यूमेंट जो इस मकान की रजिस्ट्री, इंतकाल वगैरह से जो ताल्लुक रखते थे वो सारे पेश किए, इसलिए ऑनरशिप आसिफ की है। मगर अब वो मामला कि जो 2 साल से वो शख्स मेरे मकान में बैठा है, उसका 2 साल का जो मेरा किराया बनता है वो उसने नहीं दिया, तो कोर्ट क्या कहती है, किराए के मामले को हम बाद में डील कर लेंगे, मगर पहले आसिफ साहब आप इस तरह करें, ये ओनरशिप तो अपने हाथ में लें। तो उस शख्स को बाहर निकाल लेगी और मलकियत मेरे हाथ में दे देगी, यानी ऑनरशिप और पोजेशन मुझे दे दी। मुझे क्या कहा, आप उसके मालिक भी हैं और काबिज भी हैं। जाहिद को निकाल दिया, सिर्फ मुझे क्या दिया, कब्जा और मलकियत मेरे हक में कर दी, मगर ये भी किराए का उसमें फैसला नहीं हुआ कि 2 साल का किराए का वो कितना अदा करेगा, कैसे अदा करेगा, क्योंकि उसने इस 2 साल के अरसे में इस मकान पे कुछ इंप्रूवमेंट भी की हैं। तो जो कोर्ट ने मेरे हक में आधा फैसला दिया, ये प्रीलिमिनरी डिक्री कहलाती है। इसको प्रीलिमाइनरी भी कहते हैं, असल लफ्ज़ है प्रीलिमिनरी। तो ये इब्तदाई डिक्री है जो मेरे हक में दे दी। फाइनल कब होगी कि जब किराए का मामला भी सेटल्ड हो जाएगा, अदालत कहेगी चलो इस मकान का जो किराया बनता है ये 5 लाख बनता है 2 साल का, तो हम आपस में जो है कंसेशन करके उसको आपके हक में 3.5 लाख रुपए डिक्री कर देते हैं। अब मुझे किराया भी मिल गया, मेरी मलकियत भी मिल गई, मुझे कब्जा भी मिल गया, ऑनरशिप भी मेरी हो गई, यानी मलकियत मेरी हो गई, पोजेशन कब्जा मेरा हो गया, और उसके बाद जो रेंट था वो मेरे हक में हो गया। तो ये डिक्री फाइनल हो गई। ठीक है, तो इसको डिक्री कहते हैं। अब हम शुरू करते हैं डिक्री को आपने किस तरह इम्तहान में लिखना है। ये चाहे LLB का इम्तहान हो, चाहे मजिस्ट्रेट, सिविल जज, एडिशनल सेशन जजेस, किसी भी तरह का हो, आपने इसी तरीके से लिखना। पहली हेडिंग आप देंगे इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ डिक्री, कि डिक्री के अहम लवाजमात या अज्जाए तरकीबी या डिक्री के अनासर, ये लिखेंगे। अब हेडिंग क्या देंगे, फॉर्मल एक्सप्रेशन। पहली हेडिंग क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन। डिक्री एक्सप्रेशन नहीं है, याद रखना, ये गलत एक्सप्रेशन का लफ्ज, बल्कि फॉर्मल एक्सप्रेशन है। ये बाज़ाब्ता इजहार है। कोर्ट इसको पूरी की पूरे लवाजमात पूरे करने के बाद फिर इसको एक फॉर्मल तरीके से, एक बाज़ाब्ता तरीके से अपना इजहार करती है कि मैंने क्या फैसला किया है। तो पहली हेडिंग क्या बनी, फॉर्मल एक्सप्रेशन। दूसरी इन एडजुडिकेशन, कि ये एडजुडिकेशन के अंदर होती है, कोई मुकदमा होगा तो ये होगी, वरना नहीं। तीसरी हेडिंग क्या दें, कंक्लूसिवली डिटरमिन द राइट ऑफ द पार्टी। ये पार्टियों के हकूक को मुकम्मल तौर पर जो है मुतअय्यन करती है, उनको डिटरमिन करती है। मिसाल के तौर पर अभी मेरा ये मामला था मेरे मकान का, तो अदालत ने ये नहीं, जल्दबाजी में नहीं, बल्कि देखा वाकई आसिफ का हक है या नहीं है। मुकम्मल तौर के ऊपर जब स्टडी की गई तो मेरे जितने हकूक मेरे मकान पे बनते थे या मेरे कोई केस हैं उनमें जितने मेरे हकूक बनते, जितने मेरे राइट बनते हैं, उनका मुकम्मल अहाता करेगी, कंक्लूसिवली डिटरमिन करती है। ये नहीं कि मैंने दावा दायर किया उसमें मेरे 10 हकूक बनते थे, अदालत ने 2 हकूक पे फैसला दे दिया, बाकी मुझे दरमियान में अधूरा छोड़ दिया, ऐसा नहीं करती। बल्कि डिक्री में कंक्लूसिवली डिटरमिन होता है, जहां तक मेरे हकूक बनते थे, अदालत को लगता था बनते हैं, वो सब के सब मुझे देगी, और जहां पर मेरे हकूक नहीं बनते होंगे वो लिखने की पाबंद होगी जजमेंट में
कि आसिफ के 10 हकूक बनते थे, उसमें से मैंने 7 जो है इसको ग्रांट कर दिए डिक्री की शक्ल में, और जो 3 रहते हैं मैंने क्यों ग्रांट नहीं किए। तो क्या अगली हेडिंग क्या है, कंक्लूसिवली डिटरमिन द राइट ऑफ द पार्टी। उसकी अगली हेडिंग क्या है, रिगार्डिंग ऑल और एनी मैटर इन कंट्रोवर्सी। अगली हेडिंग आप पेपर में क्या देंगे, रिगार्डिंग ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी, कि या तो ये कुछ हकायक को या तमाम जितने मेरे जो है मैटर जो कंट्रोवर्सी में जिस पे तनाज़ा चल रहा है उनका अहाता करती है। अब देखो मेरे 2 मामले चल रहे थे ना, एक ये कि ये इसकी मलकियत मेरी है, ऑनरशिप मेरी है, तो मुझे पोजेशन कब्जा भी दो, और दूसरी बात क्या थी, मुझे रेंट भी दो, जो 2 साल का मेरा रेंट 5 लाख बनता है वो भी दो। तो अदालत ने शुरू में क्या किया, पोजेशन और ऑनरशिप मुझे दे दी। तो या तो इसने एनी किया, जब इस तरह का दिया तो उसको कहते हैं एनी मैटर, कि उनमें से कुछ एक का मेरे हक में फैसला पहले कर दिया। और आल कब कहलाएगा, कि जब मुझे रेंट भी दिलवा दिया, मेरे तमाम हकूक पूरे कर दिए, मैं सेटिस्फाई हो गया, तो अदालत ने क्या किया, मेरे हक में डिक्री जारी कर दी। एक बड़ा कीमती नुक्ता, ये जरूरी नहीं है कि जितनी चीजें मैं अदालत को कहूं अदालत उसको देने की पाबंद हो, ऐसी बात नहीं है। मैंने अगर 10 हकूक अदालत को कहे और अदालत को यह लगा इसमें से सिर्फ आसिफ के हक में 4 हकूक बनते हैं, तो अदालत मुझे 4 ही देगी, मगर जो 6 रिजेक्ट करेगी तो उसकी वजह लिखेगी कि मैं क्यों रिजेक्ट कर रही हूं। अगली हेडिंग दे गिवन इन ए सूट, ये मुकदमे में दी जाती है। तो कोई मुकदमा होगा, सूट होगा तो ये दी जाती है, वरना नहीं दी जाती। और एक और चीज, ये सिविल मैटर में होती है। तो एक अगली हेडिंग दे दे, इट इज गिवन इन सिविल मैटर, ये सिविल मैटर के अंदर दी जाती है। अब अगली हेडिंग दे काइंड्स ऑफ डिक्री, डिक्री की कितनी किस्में होती हैं। डिक्री की 2 किस्में होती हैं, एक होती है डिक्लेरेटरी डिक्री, एक होती है एग्जीक्यूटरी डिक्री। देखिए डिक्लेरेटरी डिक्री किसको कहते हैं और एग्जीक्यूटरी किसको कहते हैं। पहले हम देखते हैं एग्जीक्यूटरी को। एग्जीक्यूटरी का मतलब है यही वाली कि मकान मेरा था, कब्जा उसने किया हुआ था, तो एग्जीक्यूशन क्या करवाया, इजरा क्या करवाया, अमल दरामद क्या करवाया। एग्जीक्यूशन का मतलब है, एग्जीक्यूटरी का मतलब अमल दरामद करने वाली डिक्री। अदालत ने अमल दरामद ये करवाया कि उस शख्स को बाहर निकाला और पोजेशन मुझे दी, कब्जा मुझे दिया, ओनरशिप मुझे दी। इसको कहते हैं एग्जीक्यूटरी डिक्री, जो काबिल नाफिज हो। एक होती है डिक्रेटरी डिक्री, कि चीज मेरे पास है मगर मैं लोगों को यह दिखाना चाहता हूं कि भाई ये चीज मेरी है और इस पे मेरा हक है। देखो चीज अगर मेरे पास है और मैं ये दिखाना चाहता हूं कि इस पे मेरा हक है, तो इस तरह की डिक्री, या उसमें कोई चेंज करवाना चाहता हूं, चीज की पोजेशन मेरे पास हो, मैं उसका मालिक होना जरूरी हूं, पोजेशन मेरे पास हो, कंट्रोल मेरे पास हो। अब अगर मैं उसमें कोई चेंज करवाना चाहता हूं तो ये डिक्लेरेटरी कहलाती है। मिसाल के तौर पर मेरा शनाख्ती कार्ड में नाम गलत आ गया, अब वो एक ऐसा मामला है कि वो डिक्लेरेटरी है। अदालत ने मेरा नाम दुरुस्त कर दिया, तो मैंने लोगों को दिखा दिया कि देखो भाई मेरा नाम मोहम्मद आसिफ असलम है, तो ये नाम दुरुस्त हो गया। तो ऐसी डिक्री जो जिसके अंदर कोई अमल दरामद ना करवाया जाता हो बल्कि सिर्फ आपका हक मुतय्यन कर दिया जाता हो, इसको कहते हैं डिक्लेरेटरी डिक्री। और ऐसी डिक्री जिसके अंदर अमल दरामद करवाया जाए, अदालत ने कब्जा दिलवाया मुझे मेरे मकान का, मुझे उसका 2 साल का रेंट दिलवाया, उस शख्स को बाहर निकाला, ऑनरशिप मेरे हैंड ओवर की, पोजेशन मेरे हैंड ओवर की, रेंट मेरे हैंड ओवर किया, इसको कहते हैं एग्जीक्यूटरी डिक्री। अब हम देखते हैं क्लासेस ऑफ डिक्री। डिक्री की कितनी क्लासेस होती हैं। डिक्री की 3 क्लासेस होती हैं। एक होती प्रीलिमिनरी डिक्री, एक होती फाइनल, एक होती पार्शली प्रीलिमिनरी और पार्शली फाइनल। प्रीलिमिनरी डिक्री किसको कहते हैं, इब्तदाई डिक्री। मिसाल के तौर के ऊपर अदालत ने मेरा मामला चल रहा है, उसके अंदर अभी इब्तदाई फैसला कर दिया और ये कह दिया कि आसिफ साहब ये मकान जो है इसके वाकई मालिक आप हो, तो ये एक इब्तदाई फैसला मेरे हक में दिया। एक होता फाइनल कि मेरे हक में मेरी ऑनरशिप भी दी, पोजेशन भी दी और मेरा
कराया भी दिलवाया, ये फाइनल डिक्री। तीसरी होती पार्शली प्रिलिमिनरी और पार्शली फाइनल। किसी हद तक वो पार्शली प्रिलिमिनरी भी होती है, ऐसा भी हो सकता है कि डिक्री जुजवी तौर पे मुकम्मल भी हो, जुजवी तौर पे फाइनल भी हो। मिसाल के तौर पर कि अभी मुझे पोजेशन दिलवा दी, कब्जा भी मुझे दिलवा दिया, यानी कब्जा मुझे दिलवा दिया और ऑनरशिप मेरे हैंड ओवर कर दी और किराए का मामला सेटल्ड कर दिया है, मगर अभी हम मुतमिन नहीं हुए, तो ये एक किस्म की ऐसी डिक्री होगी जो आधी कच्ची आधी पक्की डिक्री है। पार्शली प्रिलिमिनरी, पार्शली फाइनल, किसी हद तक वो इब्तदाई भी है और किसी हद तक फाइनल भी है। तो हमने देखा डिग्री क्लासें कितनी, एक प्रिलिमिनरी कि जो इब्तदाई होती है, एक फाइनल जो मुकम्मल होती है, एक ऐसी जो जुज़वी तौर पर पार्शली यानी प्रिलिमिनरी और पार्शली फाइनल होती है। अगली जो है आप हेडिंग दें कंसेंट डिग्री। कंसेंट डिग्री किसको कहते हैं? रजामंदी वाली डिग्री। एक बात याद रखना, एवरी डिग्री इज अपीलेबल। हर डिग्री अपीलेबल होती है, उसमें फर्स्ट अपील भी होती है सेक्शन 96 से जो है 99 तक, और सेक्शन 100 से लेकर, और सेकंड अपील होती है सेक्शन 100 से लेकर 103 तक सीपीसी के। तो हर डिग्री अपीलेबल है, एवरी डिग्री इज अपीलेबल एक्सेप्ट मां सिवाय कंसेंट डिग्री जो कि रजामंदी कंप्रोमाइज डिग्री होती। कंसेंट डिग्री किसको कहते हैं? मकान का हमारा फॉर एग्जांपल, मैंने एक शख्स से पैसे लेने थे, मैंने 10 लाख लेने थे, वो कहता इसने 7 लाख लेने हैं। ये केस चलता रहा। आखिरकार मैंने जज साहब से कहा, अच्छा जज साहब इस तरह करें कि मुझे आप 8 लाख दिलवा दें, और वो भी मान गया, मैं भी मान गया। जो रजामंदी से डिग्री हासिल हुई है कंसेंट डिग्री होती है। तो कंसेंट डिग्री अपीलेबल नहीं होती थ्योरी की हद तक, ठीक है, वरना प्रैक्टिकली हिसाब से आप कंसेंट डिग्री के ऊपर भी आवाज उठा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इसने 12(2) के तहत आप कर सकते हैं कि इस शख्स ने मुझे फ्रॉड किया, मिस रिप्रेजेंटेशन की, जबर मुझ पे किया, मुझ पे फोर्स तरीके से मुझे कंसेंट किया, तो ये चीजें बाद की हैं। तो कंसेंट डिग्री किसको कहते हैं? जो कंप्रोमाइज डिग्री होती है, ऐसी डिग्री जो कि दोनों पार्टियों की रजामंदी से होती है। जब रजामंदी से हमने डिग्री हासिल कोर्ट से करवा ली, तो अब हम उस पर अपील क्यों करेंगे? कोर्ट उसकी अपील क्यों सुनेगी? कब सुनेगी? जब हम कोई ठोस वजह लेकर आएंगे तब सुनेगी। तो इसको कहते हैं कंसेंट डिग्री, कि जो दोनों पार्टियों की रजामंदी से हो। अब है बड़ा कीमती कि दीज आर डीम्ड डिग्री। ये चीजें भी डिग्री कहलाती हैं। ये 3 चीजें ऐसी हैं कि जो डिग्री के अंदर शामिल हैं। एक तो डिग्री खुद ओरिजिनल डिग्री होती है, मगर 3 चीजें ऐसी हैं कि वो डिग्री समझी जाती हैं, डिग्री में शुमार होती हैं, डीम्ड डिग्री होती हैं। और 2 चीजें ऐसी होती हैं कि जो डिग्री में शुमार नहीं होती। तो पहले हम देखते हैं, पहली हेडिंग आप क्या दें कि दीज आर डीम्ड डिग्री। ये चीजें डिग्री समझी जाती है। पहली क्या? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। प्लेंट जब रिजेक्ट हो जाती है, डिसमिस नहीं, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, तो क्या? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज डीम्ड डिग्री। दूसरी क्या चीज डिग्री समझी जाती है? डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन अगर अदालत डिटर्मिन करेगी विद इन द सेक्शन 144 सीपीसी, 144 सीपीसी के तहत, वो भी डिग्री समझे जाते हैं। बड़ा कीमती मैं चीज बता रहा हूं कि प्लेंट अगर रिजेक्ट हो जाता है, ये भी डिग्री तस्वुर होता है, इसके खिलाफ भी आप अपील कर सकते हैं। और अगर सेक्शन 144 सीपीसी के तहत कोई भी क्वेश्चन डिटरमिन करती है अदालत, तो उसके वो भी डिग्री समझा जाता है। और तीसरा, ऑर्डर अंडर रूल 60, 98, 99, 101, 103 ऑफ ऑर्डर 21 सीपीसी। तो ऑर्डर 21, उसका रूल 60, 98, 99, 101, 103, ये भी इसके फैसले हों तो ये भी डिग्री माने जाते हैं। तो देखो 3 चीजें डिग्री तस्वुर होगी। पहली क्या? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। दूसरी क्या तस्वुर होगी? सेक्शन 144 के तहत कोई भी अदालत क्वेश्चन को डिटरमिन करेगी। तीसरी क्या चीज? ऑर्डर 21 का रूल 60, 98, 99, 101, 103,
ये डिक्री तस्वर होते हैं। अगली हेडिंग दें, दीज आर नॉट इंक्लूड इन डिक्री, कि ये चीजें डिक्री में शामिल नहीं हैं। क्या चीज है? पहली लिखें, एन एडजुडिकेशन फ्रॉम विच, एक ऐसा एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एन अपील, एक ऐसा एडजुडिकेशन जिसमें से अपील बतौर अपील हो, तो ये डिक्री नहीं होता। और दूसरी क्या चीज है? एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। मैंने पहले क्या बताया, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और चीज है, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट और चीज है, जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर पेपर में उलझाकर आपको देगा, वो कहेगा कि डिसमिसल ऑफ ये ऑर्डर फॉर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट इट इज डीम्ड डिक्री, गलत। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज डीम्ड डिक्री। तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और है, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट सूट और चीज होती है। तो तीन चीजें डिक्री हुई, पहली रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, दूसरी 100 सेक्शन के तहत 144 सेक्शन के तहत जो क्वेश्चन डिटरमिन करेगी, उसके अलावा रूल जो ऑर्डर 21 है उसका रूल 60, 98, 99, 103, 101, 103 ये डिक्री। और डिक्री क्या चीजें नहीं है? दो चीजें डिक्री नहीं है, एन एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एन अपील, ये डिक्री नहीं है। और दूसरी क्या चीज डिक्री नहीं है? एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, ये डिक्री नहीं है। तो हमने डिक्री की हद तक मुकम्मल कर लिया। अब थोड़ा सा निचोड़ समझ ले। डिक्री क्या होती है? ये फाइनल एक्सप्रेशन होता है जब अदालत मुकम्मल फैसला सुन लेती है दोनों पार्टियों का, तो जो आखिरी बाज़ाब्ता इजहार करती है वो डिक्री होती है। याद रखना, डिक्री रिटन शेप में होनी चाहिए, ज़बानी कलामी डिक्री नहीं होती। फिर डिक्री की दो किस्में होती हैं, एक ऐसी डिक्री जिस पे अमल दरामद करवाया जा सकता हो, वो कौन सी होगी? एग्जीक्यूटरी डिक्री, जैसे मेरे मकान का कब्जा मुझे लेके दिया, रेंट लेके दिया। और एक डिक्री ऐसी होती है जो कब चीज ऑलरेडी मेरे पास है, मगर मैं उसको लोगों को दिखाना चाहता हूं, देखो भाई चीज मेरी है, प्लस या इस तरह की चीज मेरे पास तो है मगर वो सही हालत में नहीं है, मैं उसको दुरुस्त करवाना चाहता हूं, अपना नाम चेंज करवाना चाहता हूं। इस तरह के जो मामले होते हैं ये डिक्रीटरी डिक्री होती है। फिर डिक्री प्रीलिमिनरी भी होती है, फाइनल भी होती है, इब्तदाई भी होती है। कि पहले इब्तदाई का मतलब मेरे हक में क्या फैसला दे दिया अदालत ने कि इस मकान का मालिक और काबिज आसिफ है, मगर अभी रेंट का मामला उसने तय नहीं किया, तो ऐसी डिक्री जिसमें आधा मामला तय किया हो उसको प्रीलिमिनरी डिक्री कहते हैं। और ऐसी कि जिसके अंदर मुकम्मल कर दिया गया वो फाइनल। यही वाला मामला पार्शली प्रीलिमिनरी और पार्शली फाइनल किसको कहेंगे? कि अभी मेरा उसने आधा मामला हल कर दिया, जिस तरह पोजेशन का और मेरी ऑनरशिप का, मगर आधा रेंट वगैरह का कि कितना करके दें, कंप्रोमाइज कितने पे हो, तो वो ये कहलाती पार्शली प्रीलिमिनरी और पार्शली फाइनल। कंसेंट डिक्री किसको कहते हैं? जो रजामंदी से हासिल की गई हो। ये डिक्री क्या होगी? ये अपीलेबल नहीं होती। अगर इस पे अपील करनी है तो मुझे ठोस शवाहिद देने होंगे कि मुझसे जो डिक्री हासिल की गई, मुझसे जो कंसेंट ली गई, रजामंदी ली गई, तो मुझे डरा धमका के ली गई, या मुझ पे से फ्रॉड के जरिए ली गई, या गलत बयानी मिस रिप्रेजेंटेशन के जरिए ली गई, ये होती है। अब हम आते हैं ऑर्डर की तरफ। तो डिक्री पहले हमने क्या कि डिक्री रिटन शेप में होना जरूरी है, ठीक, और ये साइंड हो, सील्ड हो जज साहब की तरफ से, तब ये है। और ये कोर्ट दे, तो कोर्ट के अलावा कोई भी दे तो ये डिक्री नहीं होगा। बड़ा कीमती बात, कोर्ट के अलावा आर्बिट्रेशन फॉर एग्जांपल सालिस है, हमने सालिस के जरिए से किसी अदालत के अलावा किसी और बंदे के जरिए हमने फैसला करवा लिया, पंचायती फैसला करवा लिया, तो ये डिक्री नहीं कहलाएगा। याद रखना, पेपर में पूछ सकता है कि पंचायती फैसले जो होते हैं वो भी तो फैसले ही है ना, मगर वो कोर्ट नहीं करती, तो इसलिए वो डिक्री नहीं माना जाएगा। अगली हम चीज पढ़ते हैं ऑर्डर। हम ये सेक्शन 214 के तहत पढ़ते हैं। तो ये देखिए ऑर्डर को किस तरह, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑर्डर मीन दी फाइनल एक्सप्रेशन, ये भी फाइनल एक्सप्रेशन है। देखो डिक्री भी फाइनल एक्सप्रेशन थी, ये भी फाइनल एक्सप्रेशन है। कि वो याद रखना, डिक्री फॉर्मल एक्सप्रेशन थी और ये फाइनल एक्सप्रेशन है। सॉरी, डिक्री फॉर्मल एक्सप्रेशन थी, ये फाइनल एक्सप्रेशन है ऑफ एनी डिसीजन, किसी भी
फैसले का, ऑफ ए सिविल कोर्ट का, विच इज नॉट ए डिक्री, जो डिक्री नहीं। बड़ा कीमती, ये फाइनल एक्सप्रेशन है, ये आखिरी इजहार होता है किस चीज का? एनी डिसीजन, कोई भी जो डिसीजन अदालत ने कोई फैसला करना होता है ऑफ सिविल कोर्ट, ये लफ्ज बड़ा कीमती है, सिविल कोर्ट। याद रखना, अगर आप पेपर सीपीसी का दीवानी पेपर, सिविल पेपर हल कर रहे हो तो वहां पर क्रिमिनल का लफ्ज आ जाए, क्रिमिनल कोर्ट, तो वो गलत हो जाएगा, आपको गलत स्टेटमेंट बना के देगा ऑफ ए क्रिमिनल कोर्ट, गलत। सिविल कोर्ट का जो फैसला होगा तो यहां ऑर्डर कहलाएगा, अगर क्रिमिनल कोर्ट का होगा तो वो क्रिमिनल ऑर्डर होता है, ये सिविल ऑर्डर है। इसमें एक बात बड़ी कीमती है जो ऑर्डर ने खुद कह दी कि विच इज नॉट ए डिक्री। ऑर्डर उसको कहते हैं जो डिक्री ना हो, अगर कोई डिक्री वाला हो तो वो ऑर्डर नहीं कहलाएगा। अब हम देखते हैं, अब हेडिंग दे इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर के लवाजमात या ऑर्डर के अज्जाए तरकीबी या उसके अहम अनासर। पहला है फॉर्मल एक्सप्रेशन, ठीक है, याद रखना, डिक्री भी फॉर्मल एक्सप्रेशन है और ऑर्डर भी फॉर्मल एक्सप्रेशन है, मगर ऑर्डर फाइनल जो है डिसीजन होता है कोर्ट का। देखें, डिक्री भी फाइनल एक्सप्रेशन और ऑर्डर भी फाइनल एक्सप्रेशन, मगर ऑर्डर फाइनल डिसीजन होता है। तो पहली हेडिंग क्या देंगे? ये फॉर्मल एक्सप्रेशन है, बाज़ाब्ता इजहार है। ये नहीं कि अदालत जज साहब ने अपने मुंह से कोई चीज कह दी कि फला इस तरह है, तो वो ऑर्डर नहीं कहलाएगा जब तक रिटन शेप में ना हो, ठीक है। याद रखना, अगर आपसे कहे कि जो जबानी होता है क्या वो ऑर्डर होता है? नहीं, रिटन चीज होती वो ऑर्डर होता है। फाइनल एक्सप्रेशन, ये फाइनल एक्सप्रेशन है। अगली हेडिंग फाइनल एक्सप्रेशन, ये फाइनल एक्सप्रेशन आखिरी इजहार होता है अदालत का। फिर जुडिशियल डिटर्मिनेशन, तो इट मस्ट बी जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्ट इन अकॉर्डेंस विद एविडेंस। ये जुडिशियल कोई अदालती कार्रवाई के दौरान होना चाहिए। तो पहला का ये फॉर्मल एक्सप्रेशन, पहली हेडिंग। दूसरा ये फाइनल डिसीजन। तीसरा क्या है? कोई भी एडजुडिकेशन हो, यानी कि कोर्ट प्रोसीडिंग हो, यानी जुडिशियल डिटर्मिनेशन हो। अगली हेडिंग क्या दे? मस्ट बी पास्ड बाय सिविल कोर्ट। अगली हेडिंग क्या देंगे कि इसको सिविल कोर्ट ने दिया हो, मस्ट बी पास्ड बाय सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट ने दिया हो। अगली हेडिंग दें डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन, इसमें कोई क्वेश्चन को डिस्कशन किया गया हो, यानी कोई क्वेश्चन तो हो ना जिसके ऊपर हुक्म हो। मिसाल के तौर पर अदालत ने हुक्म दिया शोहर को कि आप बच्चों का खर्चा भरें, आपका तनाजा चल रहा है बीवी से, बीवी खुला लेना चाहती है, अपने मैके चली गई है, तो आपको मैं हुक्म देती हूं कि आप उस बच्चों का जो खर्चा है वो अदा करें, उसकी मेंटेनेंस दें। तो ये कोई क्वेश्चन हो, नॉट ए डिक्री, बड़ा कीमती आखिरी, नॉट ए डिक्री, कि ऑर्डर डिक्री नहीं हो सकता। अगर ऑर्डर जो है वो डिक्री हुआ तो फिर वो ऑर्डर नहीं है। याद रखना, हर ऑर्डर डिक्री नहीं होता, बल्कि हर डिक्री ऑर्डर होती है। यानी डिक्री में ऑर्डर जम हो जाता है और ऑर्डर में डिक्री जम नहीं होती। बड़ा कीमती नुक्ता आपको बता रहा हूं, पेपर में आपसे कहेगा कि जो ऑर्डर होता है वो डिक्री में जम हो जाता है, आप कहेंगे हां। आपसे कहेगा क्या डिक्री ऑर्डर में जम हो जाती है, आप कहेंगे नहीं। तो हर डिक्री ऑर्डर होती है, मगर हर ऑर्डर डिक्री नहीं होता, यानी ऑर्डर डिक्री है ही नहीं। ऑर्डर अलग चीज है, डिक्री अलग चीज है। अब अगली हेडिंग देख क्लासेस ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर की कितनी क्लासें हैं? पहली है फाइनल ऑर्डर, ऐसा ऑर्डर जो हतमी ऑर्डर हो, अदालत ने कह दिया बस ये वाला काम करो, उसको हुक्म दे दिया, ये फाइनल ऑर्डर है। एक होता है इंटरलोकेटरी ऑर्डर, ठीक है। ये इसकी मिसाल क्या है? आप सीपीसी का ऑर्डर 39 और उसका रूल 6 से 10 तक जो हुए हैं वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर होते हैं। आपसे पूछ सकता है इंटरलोकेटरी ऑर्डर की मिसाल बताएं, आप कहेंगे सीपीसी का ऑर्डर 39, उसका रूल 6 से 10 तक इंटरलोकेटरी ऑर्डर है। आपसे पेपर में पूछ सकता है, अगली हेडिंग दे अपीलेबल ऑर्डर।
आपसे पेपर में पूछेगा अपीलेबल ऑर्डर कौन से जिनके बारे में आप अपील दायर कर सकते हैं। आप कहेंगे सिर्फ और सिर्फ वो ऑर्डर अपीलेबल होंगे जिनका जिक्र सेक्शन 104 में या ऑर्डर 43 में 43 में जिनका जिक्र है वो अपीलेबल हैं। आपसे कहेगा कौन से ऑर्डर अपीलेबल नहीं है, आप कहेंगे सेक्शन 104 104 और ऑर्डर 43 के अलावा जितने भी ऑर्डर हैं वो सारे के सारे अपीलेबल नहीं हैं। तो अपीलेबल ऑर्डर कौन से हैं? जो सेक्शन 104 में हो या ऑर्डर 43 43 में हो ये अपीलेबल, इसके अलावा जो बाकी हैं वो अपीलेबल नहीं है। तो फिर आपसे पूछेगा जब वो अपीलेबल नहीं है तो फिर वो क्या है, आप कहेंगे वो या तो रिवीजनेबल है या तो उनकी रिवीजन होती है, या रिव्यूएबल है, या उन पे निगरानी होती है, या नजरसानी होती है। अगला सवाल, अगला, अब यहां हमारा ऑर्डर भी खत्म हो गया। तो ऑर्डर क्या है? बाज़ाब्ता इजहार है कोर्ट का, फाइनल इजहार है, सिविल कोर्ट देती है, कोई क्वेश्चन डिटरमिन करती है, और ये डिक्री नहीं होता। ठीक है। और ऑर्डर में क्या है कि ऑर्डर फाइनल भी होता है और इंटरलोक्यूटरी भी होता है। फाइनल जो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर आपकी मिसाल कौन सी होगी? आप ऑर्डर 39 उसका रूल 6 से 10 तक जो है इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। फिर आपसे पूछेगा अपीलेबल ऑर्डर कौन से, आप कहेंगे सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 में जितने भी हैं अपीलेबल, इनके अलावा बाकी जितने भी ऑर्डर होंगे वो अपीलेबल नहीं होंगे, वो या तो रिव्यूएबल होंगे या वो रिव्यूएबल होंगे। अब हम तीसरा क्या चीज पढ़ रहे हैं? जजमेंट। जजमेंट क्या होती है? ये सेक्शन 29 के मुताबिक होगी। इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। जजमेंट मीन द स्टेटमेंट, जजमेंट का मतलब एक ऐसा बयान गिवन बाय द जज, जो जज देगा ऑफ द ग्राउंड ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर या डिक्री के ग्राउंड पर। देखें, पहले इसको समझें। याद रखना, अगर जजमेंट नहीं लिखी तो ऑर्डर और डिक्री नहीं होता, समझें। जज ऑर्डर और डिक्री से पहले जजमेंट जरूर आएगी। कैसे आएगी? अब मेरे मकान वाले केस को देख लो। अदालत ने मेरे हक में डिक्री की कि मकान आसिफ का है, पोजेशन ओनरशिप भी आसिफ की है, कब्जा भी आसिफ का है, और आसिफ को 3 लाख रुपए मैंने रेंट लेकर दिया 2 साल का। ये आ गई डिक्री, ये मेरे हक में डिक्री आ गई। अब इससे पहले अदालत ने ये डिक्री क्यों की मेरे हक में? ऐसा क्या देखा मेरे हक में कि अदालत ने मेरे हक में ये डिक्री कर दी? मुझे मकान भी ले दिया, मुझे कब्जा भी ले दिया, मेरी ओनरशिप भी हो गई, 3 लाख भी मुझे ले दिए। तो ये क्या क्यों लेके दिए? जो क्यों होता है ना वो जजमेंट होता है। तो वो क्यों शुरू में लिखा जाता है। याद रखना, जजमेंट पहले लिखी जाएगी, उसके बाद ऑर्डर या फिर डिक्री होती है। आपसे पेपर में पूछ सकता है कि जजमेंट पहले लिखी जाती है या ऑर्डर और डिक्री, तो आप कहेंगे जजमेंट पहले लिखी जाएगी और ऑर्डर और डिक्री एंड में लिखे होते हैं उसके। तो अब अदालत जो जजमेंट लिखेगी ना वो क्या कहेगी कि एक मुकदमा आया, मुख्तसर तमाम अहवाल बताएगी। एक मुकदमा आया, आसिफ था, दूसरी तरफ जाहिद था, आसिफ के पास उसके कागज थे, उसके इंतकाल था, रजिस्ट्री था, फला फला सबूत थे, फला गवाह थे, और दूसरे के पास ये चीज़ें नहीं थी, इसलिए मैंने आसिफ के हक में ये डिक्री की। तो वजह अपनी बताएगी अदालत कि ताकि कल को बड़ी अदालत के अंदर जब दूसरी पार्टी अपील कर दे या उसके खिलाफ कोई केस दायर करे तो अदालत ने पहले ही वजह लिख रखी हो कि मैंने क्यों ये फैसला किया है। तो बड़ी अदालत देखे कि वो क्यों फैसला हुआ, और बड़ी अदालत ना भी हो तो भी जो एक शख्स होता है जिसके हक में डिक्री होती है उसको वजह बताती मैंने तुम्हारे हक में डिक्री क्यों की, और जो डिक्री जिसके खिलाफ की है, जजमेंट डेटर जो होता है, उसको पता होना चाहिए उसके खिलाफ क्यों डिक्री गई है। तो जजमेंट हम देखते हैं कि अब हम इसकी अगली हेडिंग थे इसेंशियल एलिमेंट ऑफ जजमेंट, जजमेंट के अहम लवाजमात। पहला है रिटन स्टेटमेंट, ये रिटन हालत में लिखा होना जरूरी है। अगर जज साहब ने ज़बानी वजह बता दी और उसके बाद कहा कि ये डिक्री लिखें, वो डिक्री नहीं है। जजमेंट क्या होनी चाहिए? रिटन होनी चाहिए। दूसरी हेडिंग क्या? गिवन बाय जज ऑफ ए सिविल कोर्ट,
देखो हम सिविल पढ़ रहे हैं तो सिविल कोर्ट, तो कौन देगा? जज देगा सिविल कोर्ट का, ओपन कोर्ट में। तीसरी हेडिंग दे प्रोनाउंसमेंट आफ्टर क्लोजिंग द केस। इसका ऐलान तब करती है, इसको प्रोनाउंस तब करती है कि जब केस को क्लोज कर दिया गया हो। अभी केस क्लोज ही नहीं हुआ, केस अभी रहता है तो जजमेंट नहीं आती, डिक्री पास नहीं होती। अगली हेडिंग दे ऑफ द ग्राउंड ऑफ डिक्री और ऑर्डर। ऑफ द ग्राउंड ऑफ डिक्री और ऑर्डर, जजमेंट किसकी बुनियाद पर होती है? किस, या तो ऑर्डर या डिक्री, यानी जो डिक्री होगी उसके मुताबिक ही जजमेंट होती है, या दूसरे लफ्जों में जो जजमेंट होती है वो डिक्री की वजह होती है, ऑर्डर की वजह होती है। अगली हेडिंग दे लैंग्वेज ऑफ जजमेंट। जजमेंट की लैंग्वेज कौन सी होगी? या तो इंग्लिश होगी या लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट होगी, कि हर कोर्ट की अलग लैंग्वेज है। मिसाल के तौर पर उर्दू में भी दे सकते हैं, सिंधी में भी दे सकते हैं, तो कोई भी जो कोर्ट की लैंग्वेज डिटरमिन कर दी गई हो उसमें वो जो है वो जजमेंट होती है। तो हमने क्या देखा? जजमेंट क्या? जजमेंट एक स्टेटमेंट होती है जो जज देता है, सिविल कोर्ट का देता है, केस क्लोज होने के बाद देता है, इसमें सारी वजह बताता है कि मैंने क्यों ये दी। तो इसकी बुनियाद किस पे होती है? डिक्री और ऑर्डर के मुताबिक ये होती है। ये हमारा जजमेंट भी खत्म हो गया। अब हम देखते हैं कि जजमेंट और डिक्री में फर्क क्या है। बड़ा कीमती कि जजमेंट और डिक्री का फर्क पूछा जाए तो क्या फर्क होता है। जब भी आपसे कोई चीज इस तरह की पूछे, पहली हेडिंग आप देंगे एज टू मीनिंग। इनका मतलब क्या है? दोनों की उठा के डेफिनेशन लिख देना। तो जो मतलब उन डेफिनेशनों में है वो पहली तो आपका फर्क यही बन गया कि उसकी डेफिनेशन अलग, उसकी डेफिनेशन अलग। नंबर 2, दूसरा फर्क अगर आपने लिखना हो तो सेक्शन लिखना, एज टू सेक्शन। डिक्री जो है वो 2 के सेक्शन में है और जो जजमेंट है वो 2 के सेक्शन में है। फिर एज टू मैटर ऑफ कंटेनिंग, अगली हेडिंग मैटर ऑफ कंटेनिंग। तो उसमें मैटर क्या है? जजमेंट में मैटर यह है कि वजह बताई जाती है कि मैं क्यों दे रही हूं, और डिक्री में क्या है? ये फाइनल एक्सप्रेशन है, ये आखिरी इजहार है, आखिरी लफ्ज है, आखिरी फैसला है अदालत का। जजमेंट क्या है? कोर्ट की वजूहात हैं और डिक्री फैसला है। तो अगली हेडिंग आप इसमें फर्क की क्या बना सकते हैं? एज टू प्लेस ऑफ पेज, कि सफ़े के कहां लिखी जाएगी। जजमेंट हमेशा पहले लिखी जाएगी और डिक्री हमेशा बाद में लिखी जाएगी। जजमेंट इज गिवन बिफोर द डिक्री इज पास्ड प्रियर टू डिक्री, यानी डिक्री से पहले जजमेंट लिखी जाती है, और डिक्री ऑलवेज फॉलो ए जजमेंट एंड अचीव द प्लेस आफ्टर द जजमेंट। जो डिक्री होती है वो जजमेंट के बाद आती है, यानी शुरू में जजमेंट लिखी जाएगी, बाद में डिक्री होती है। अगली हेडिंग इनका फर्क क्या होगा जजमेंट और डिक्री का? एज टू अपील। जजमेंट पे कोई अपील नहीं होती। वजह पे क्या अपील होगी? अपील तो फैसलों पे होती है ना। तो फैसला क्या है? डिक्री। तो जजमेंट अपीलेबल नहीं होती। अपीलेबल क्या है? डिक्री है। याद रखना, ऑर्डर भी अपीलेबल है। हमने देखा था ना कि सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 ये वाले ऑर्डर अपीलेबल होते हैं, मगर एवरी डिक्री इज अपीलेबल। डिक्री तमाम की तमाम अपीलेबल है, मां सिवाय कंसेंट डिक्री जो कंप्रोमाइज तरीके से आपस में फैसले करके होगी वो नहीं। मगर आप, मैंने फिर बताया प्रैक्टिस में, उसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं कि ये धोखे से दी गई, ये गलत बयानी से दी गई, जबर से दी गई। अगली हेडिंग देश के फर्क की, एज टू काइंड। जजमेंट की कोई किस्में नहीं होती और डिक्री की कितनी किस्में हैं? 5 तरह की किस्में हैं। डिक्रीटरी डिक्री है, एग्जीक्यूटरी डिक्री है, प्रीलिमिनरी डिक्री है, फाइनल डिक्री है, पार्शियल प्रीलिमिनरी, पार्शियल फाइनल डिक्री है। तो जो डिक्री की 5 किस्में हैं और जजमेंट की कोई किस्म नहीं। तो ये हमने फर्क पढ़ लिया जजमेंट और डिक्री का। अब हम फर्क देखते हैं जजमेंट और ऑर्डर का, कि ऑर्डर और जजमेंट में क्या। अभी हमने देखा जजमेंट और डिक्री, अब हम देखते हैं जजमेंट और ऑर्डर का
पहला वही हेडिंग बनाए एज टू मीनिंग। इनका पहला फर्क होता है इनके मतलब का। जजमेंट की भी डेफिनेशन लिख दें और ऑर्डर की भी डेफिनेशन लिख दें, पहला फर्क तो ये। दूसरा एज टू प्रोविजन, जजमेंट का सेक्शन लिखें कि 2/9 और ऑर्डर का लिखें 2/14। एज टू नेचर, नेचर के हिसाब से क्या है, तो जजमेंट जो होती है ये लॉजिकल सब्सटेंटिव नेचर होती है, प्रोसीजरल नेचर नहीं होती। और डिक्री जो होती है, ये ऑर्डर जो होता है, ये प्रोसीजरल नेचर का होता है। याद रखना, जजमेंट जो होती है ये सब्सटेंटिव नेचर की होती है और लॉजिकल नेचर की होती है। लॉजिक बताती है, मंतक बताती है, वजह बताती है। जबकि ऑर्डर प्रोसीजर है, जब ऑर्डर आएगा उसके ऊपर अमल दरामद होगा, प्रोसीजर किया जाएगा। उसके बाद है एज टू कंटेनिंग, जजमेंट में क्या होगा, वजह होगी, रीजंस होंगी, और ऑर्डर में क्या होगा, डिजायर होगी, कोर्ट का हुक्म होगा। अगली क्या इसकी बनेगी, एज टू अपील, जजमेंट अपीलेबल होती ही नहीं, ऑर्डर जो होता है अपीलेबल होता है। मगर कौन से ऑर्डर अपीलेबल होंगे, जो सेक्शन 104 में और ऑर्डर 43 में होंगे वो अपीलेबल है। एज टू काइंड, अगली हेडिंग दे एज टू काइंड, जजमेंट की कोई काइंड नहीं होती। ये फर्क क्या बन गया, जजमेंट की कोई काइंड नहीं, जबकि ऑर्डर की 2 काइंड हमने पढ़ी है, फाइनल ऑर्डर, इंटरलोकेटरी ऑर्डर। एज टू एग्जीक्यूशन, अगला फर्क क्या बन गया, यही वाला फर्क एज टू एग्जीक्यूशन आप उसमें भी दे सकते हैं, डिक्री में भी, कि डिक्री जो है वो एग्जीक्यूटेबल होती है जबकि जजमेंट एग्जीक्यूटेबल नहीं होती। और यहां पे ऑर्डर में क्या, वही वाला कि जजमेंट पे एग्जीक्यूशन नहीं होती। जजमेंट पे क्या अमल दरामद होगा, वो तो वजह है। अमल दरामद किस पे होगा, जो हुक्म होता है। तो हुक्म क्या है, ऑर्डर, और हुक्म क्या है, डिक्री। फिर वही वाली बात आ गई इसमें भी, एज टू प्लेस एट पेज, सफ़े पे कहाँ लिखी जाएगी, जजमेंट शुरू शुरू में लिखी जाएगी और ऑर्डर उसके बाद लिखा जाता है। ये तो हो गया ये। अब हम देखते हैं अगला फर्क, डिस्टिंक्शन बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर। जो डिक्री और ऑर्डर है इसमें अब क्या फर्क है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, डिक्री और जजमेंट का फर्क पढ़ा, फिर हमने पढ़ा ऑर्डर और जजमेंट का फर्क पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं डिक्री और ऑर्डर का, इनका क्या फर्क है। पहली आप हेडिंग वही देंगे, एज टू मीनिंग, दोनों की डेफिनेशन लिख देंगे। अगली क्या फर्क लिखेंगे, अगली हेडिंग क्या देंगे, एज टू प्रोविजन ऑफ लॉ, उनकी सेक्शन लिख देंगे कि डिक्री जो है वो 2/2 के तहत होती है और जो ऑर्डर है वो 2/14 के तहत होता है। अगली लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ राइट, अगली हेडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ राइट। डिक्री में मस्ट है कि वो कंक्लूसिवली राइट को डिटरमिन करे, जबकि ऑर्डर में ये चीज जरूरी नहीं है कि वो हर हालत में ही जो है वो पार्टियों के राइट को कंक्लूसिवली डिटरमिन करे। तो देखें, डिक्री पे लाजिम है कि वो पार्टियों के राइट को कंक्लूसिवली डिटरमिन करे। ऑर्डर पे ये सूल लागू नहीं होता कि ऑर्डर को मस्ट ही ये करना पड़ेगा। आगे आए एज टू काइंड, अगली हेडिंग एज टू काइंड। ये फर्क है कि डिक्री की 5 किस्में हैं, ऑर्डर की 2 हैं। ऑर्डर क्या, इंटरलोकेटरी और फाइनल। डिक्री क्या है, एग्जीक्यूटरी, फिर डिक्लेरेटरी, फिर प्रीलिमिनरी, फिर फाइनल, फिर पार्शली प्रीलिमिनरी, पार्शली फाइनल। इसलिए उसकी 5 किस्में डिक्री की, ऑर्डर की 2 किस्में। अगली हेडिंग दे फाइनल एडजुडिकेशन। जो डिक्री होती है ये फाइनल एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट होता है, ये किस्सा ही खत्म कर देती है। जबकि ऑर्डर कुछ ऐसे होते हैं जो इंटरलोकेटरी होते हैं, दरमियानी ऑर्डर होते हैं, अहकाम दरमियाना जिसको कहते हैं, कि ऐसे होते हैं कि अभी आर्जी तौर पे ऑर्डर दिए हैं, अभी बाकी काम बाकी रहता है। राइट ऑफ अपील, अगली हेडिंग दे राइट ऑफ अपील। एवरी डिक्री इज अपीलेबल, मगर ऑर्डर, हर ऑर्डर अपीलेबल नहीं होता। सिर्फ कौन से ऑर्डर अपीलेबल है, जो सेक्शन 104 के तहत और ऑर्डर 43 के तहत जो आएंगे वो अपीलेबल है। अगली हेडिंग इसमें दे इनके दरमियान फर्क की, सेकंड अपील। डिक्री में सेकंड अपील भी होती है, मगर ऑर्डर में सेकंड अपील नहीं होती। याद रखना, ऑर्डर में सिर्फ 1 अपील होगी, मगर डिक्री में 2 अपीलें होती हैं। एक इब्तदाई अपील, उसकी
और दूसरी पहली फर्स्ट अपील, दूसरी सेकंड अपील, मगर ऑर्डर में सिर्फ फर्स्ट अपील, एक ही अपील होती है। फिर एज टू नेचर ऑफ केस, अगली हेडिंग दें कि डिक्री सिर्फ सिविल केसों में होगी, जबकि ऑर्डर पे ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। ऑर्डर सिविल केस के अलावा भी होते हैं, मगर डिक्री हमेशा सिविल केस में होगी। और अगला फर्क इमरजेंस मैटर, मैंने कहा था ना, ऑर्डर डिक्री में इमर्ज हो जाता है, जम हो जाता है, उसमें मिक्स हो जाता है, तो हर डिक्री के अंदर एक ऑर्डर जरूर होता है, मगर हर ऑर्डर में डिक्री नहीं होती। तो डिक्री ऑर्डर के अंदर जम नहीं होती, बल्कि ऑर्डर डिक्री में इमर्ज हो जाता है, जम हो जाता है। तो ये हमने यहां तक देखा, तो ये बड़ा कीमती था। इसके अंदर हमने क्या क्या देखा? इसमें हमने ये देखा कि डिक्री क्या होती है। अब इसको निचोड़ इसका देखते हैं। जब भी कोई फैसला कोर्ट में आएगा, वो जिन मराहिलों से गुजरेगा, वो तमाम मराहिल के बाद आखिरी जो फैसला होगा उसको डिक्री कहते हैं। डिक्री अपीलेबल होती है, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील। डिक्री क्या होती है? ये पार्टियों के हकूक को मुतय्यन करती है। ये प्रीलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है, पार्शली प्रीलिमिनरी, पार्शली फाइनल भी हो सकती है। डिक्री की दो किस्में और हैं एग्जीक्यूशन के लिहाज से। एक ऐसी जो एग्जीक्यूटेबल होती, इस पे अमल दरामद करवाया जाता है, इससे मेरा मकान मुझे लेके दिया। और एक ऐसी है जिस पे अमल दरामद नहीं होता, यानी एग्जीक्यूटेबल नहीं होती, वो डिक्लेरेटरी होती है, यानी क्या नाम वगैरह दुरुस्त करवा देना, इस तरह की चीजें। ऑर्डर क्या चीज है? वो फाइनल एक्सप्रेशन है और फॉर्मल एक्सप्रेशन है कोर्ट का, मगर वो डिक्री नहीं होता। जजमेंट क्या होती है? जजमेंट जो डिक्री और ऑर्डर जारी करने से पहले जो वजूहात लिखी जाती हैं, वो जजमेंट होती है। तो देखें, सबसे पहले अदालत जजमेंट लिखेगी, मैं क्यों डिक्री दे रही हूं, मुझे क्या वजूहात मिली और कौन सी बातें मैंने इसमें खारिज की। जो 10 बातें मैंने उसको कही थी मेरे हकूक बनते हैं, अगर उसमें से उसने 5 या 6 बातें खारिज की हैं, उसकी वजूहात लिखेगी। और जिन पे मुझे हुक्म दिया, मेरे हक में फैसला किया, वो लिखेगी। तो जजमेंट क्या होती है? वजूहात। और जो डिक्री होती है, ये हकूक को मुतय्यन करती है। और ऑर्डर जो होता है, ये हुक्म है, डिजायर है कोर्ट का। तो यहां तक हमने किया। दुआ में याद रखना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह हाफिज।